वंदे मातरम साथियों। कल हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बहुत सारी जातियां मिलकर के एक गांव को आत्मनिर्भर बनाती है। वस्तुतः कोई भी जाति अलगाव से अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, क्योंकि व्यक्ति को जीवन यापन के लिए विभिन्न कार्यों की आवश्यकता होती है, विभिन्न सेवाओं की आवश्यकता होती है। और ये विभिन्न सेवाएं और विभिन्न कार्य विभिन्न जातियों के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से किसी गांव की रचना या किसी समाज की रचना विभिन्न जाति के लोगों के आपस में सहयोग से ही होती है। फिर ऐसा क्यों है कि हम जातिगत भेदभाव देखते हैं, या इस प्रकार से जातियों में ये एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना कहाँ से आई? वास्तव में क्या ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है? शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा लोक व्यवहार है जो इस बात को बढ़ावा दे रहा है कि हम एक दूसरे से जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर अलगाव रखते हैं। वस्तुतः जातियाँ जो है वो प्रारंभ में कर्म के आधार पर थी, यानी कि जो व्यक्ति किसी एक विशिष्ट कार्य को कर सकता है, वह उस विशिष्ट कार्य को करने में पारंगत हो गया, उसने उसमें कुशलता प्राप्त कर दी है, इसीलिए वह उस कार्य को आसानी से कर सकता है, लोगों की सेवा वो इस प्रकार से करता है। लेकिन क्योंकि जब वो अपने परिवेश में, अपने घर परिवार में वो एक विशेष प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उसके आगे की पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो बचपन से ही उस कार्य को देख रहे होते हैं और उस कार्य में सहयोग भी बटा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जब वो बचपन से इस चीज़ों को देख रहे हैं तो वह उसी कार्य को सीखना, समझना ज़्यादा उचित समझता है जो अपने पिताजी के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा उसका ये भी लाभ है कि जो उस कार्य को करने में औजार काम में आ रहे हैं वो अगली पीढ़ी के लिए भी काम आते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो हमारी जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी वो जन्म पर आधारित होगी और इस प्रकार से जातियों ने एक स्थायी रूप ग्रहण कर लिया। अब हम ये समझते हैं कि गोत्र क्या है। वास्तव में गोत्र जो है वो एक जाति के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न समूह होते हैं और इस समूह की विशेषता ये है कि किसी एक ही गोत्र के दो व्यक्ति यानी कि दो स्त्री पुरुष आपस में विवाह नहीं करते हैं। ये जो है वो हमारे प्राचीन काल से आ रही परंपरा और ये आज भी चल रही है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आप जानते हो तो पहले गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की जाती थी और गुरुकुल में एक गुरु के पास में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। वो विभिन्न जातियों से संबंधित होते हैं और जब वो किसी एक गुरु के पास ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उस गुरु के पास जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तब से वो एक आपस में गुरु भाई और गुरु बहन बन जाते हैं। और इस प्रकार से वो इसी कारण से आगे भी जो है वो अपने विवाह संबंध एक ही गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण किए हुए व्यक्ति नहीं बनाते हैं। और इस प्रकार से विभिन्न गोत्र बनी, जैसे ऋषि भार्गव से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो भार्गव, ऋषि भृगु से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो भृगु, जिन्होंने कश्यप से शिक्षा प्राप्त की वो काश्यप या काश्यप, और जिन्होंने ऋषि व्यास से शिक्षा प्राप्त की वो अपनी गोत्र व्यास लगाते। तो इस प्रकार से ये गोत्र बने हैं और ये आज भी हम देख रहे हैं कि किसी एक ही गोत्र के व्यक्ति आपस में विवाह संबंध नहीं बनाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जहाँ गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनको इतना आदर दिया जा रहा है कि वो आपस में एक दूसरे को भाई बहन समझ रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उसमें अगर हम देखें तो फिल्मों ने इन स्थितियों को काफ़ी विरूपित करके प्रस्तुत किया है। हमारी आज की जो वर्तमान फिल्में हैं उसमें देखें तो किस प्रकार से फिल्मों के अंदर एक स्त्री पुरुष के बीच में प्यार का या लव का माहौल दिखाया जाता है और एक शिक्षक को बहुत ही विरूपित करके एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति बताया जाता है। इस सब का हमें विरोध करना चाहिए। वास्तव में शिक्षा के जो संस्थान है वो गुरुकुल के समय से लेकर आज तक भी शिक्षा ही हमें प्रदान कर रहे हैं और जो गुरु है उसकी वही भूमिका उस समय भी थी और आज भी है। तो फिर ये फिल्मों के माध्यम से ये विरूपण क्यों किया जा रहा है? वास्तव में आज भी हमें उस जागृति फिल्म की आवश्यकता है जिसमें ये बताया गया कि एक गाना जो आपने सुना हो तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस प्रकार की पिक्चरों की फिल्मों की आवश्यकता आज भी समाज को है, न बल्कि ऐसी फिल्मों की जो हमारे समाज को, हमारे बच्चों को दूषित कर रहे हैं
उसमें कुविचार भर रहे हैं। धन्यवाद।